सब बातों के बाद राहुल गांधी ने नाले पर दाला मारा है। दाला ये मारा लालू प्रसाद के उस इच्छा पर राहुल गांधी इस बार पानी फेरने पर उतारू है। ठीक है कि हम किसी भी कीमत पर जो है इस बार कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, 70 तो चाहिए ही चाहिए। सीएम का फेस कौन होगा ये कांग्रेस तय करेगी, कितनी सीटें किसको मिलेंगी ये कांग्रेस तय करेगी। केवल राजद नहीं, कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए नहीं, बल्कि जनता दल यू, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जैसे जितने भी नेता हैं, ठीक है, या वामपंथी दल, सबके लिए खतरा है आपका कन्हैया कुमार सफल इसलिए होंगे कि कन्हैया कुमार के नाम पर तेजस्वी यादव की तुलना में ज्यादा बड़ा ध्रुवीकरण होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका पीओ भारत पर। तो कन्हैया कुमार पूरी तैयारी के साथ बिहार आ रहे हैं और बिहार के लिए नौकरियों की मांग करेंगे। कन्हैया कुमार जिस अंदाज में एंट्री ले रहे हैं बिहार में, ये माना जाए कि तेजस्वी यादव को जबरदस्त कन्हैया कुमार टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं आज इतने पॉपुलर हुए हैं वो नौकरी के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर ही हुए हैं। और बिल्कुल कन्हैया कुमार भी बिहार के युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी पर बात करते हुए सीधे विधानसभा चुनाव में एंट्री ले रहे हैं। अब सवाल ये है कि कन्हैया की ये राजनीति बिहार में कितनी मजबूत होगी। कांग्रेस क्या एकला चलो की राजनीति करेगी, कांग्रेस क्या आरजेडी को साइडलाइन करते हुए खुद की राजनीति पर फोकस करेगी, और तेजस्वी पर इसका क्या असर पड़ेगा। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं प्रदीप झा सर, आपका स्वागत है। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता, आपका भी। सर मेरे कई सवाल हैं और मैं चाहूंगी शुरुआत आप उस सवाल से करें जहां कन्हैया कुमार नौकरी की बात के साथ बिहार में एंट्री ले रहे हैं। चुनावी साल में वो जिस तरीके का एक अभियान चलाने जा रहे हैं, सबसे ज्यादा बिहार के लोगों को यही आकर्षित करता रहा है लंबे समय से। क्या कह रहे हैं आपका? अर्पिता, नौकरी तो बहाना है, चुनाव पर निशाना है। ठीक है, ये सीधा समझिए आप। ठीक है, ये जो कन्हैया कुमार की जो नौकरी यात्रा है, ठीक है, वो नौकरी यात्रा नहीं है। ठीक है, एकदम निशाना चुनाव पर लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस को पता ये था कि जिस प्रकार का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का 2020 के विधानसभा चुनाव में हुआ कि 70 सीटें मिली, 19 सीट जीत पाए मात्र। ठीक है, तो और अब तक कांग्रेस पर यह आरोप है कि पिछली बार अगर तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट जो है 70 सीट लेकर 51 सीट हार गई, 19 मात्र विधायक जीत पाए कांग्रेस पार्टी के। तो इस कलंक को मिटाने के लिए कांग्रेस जो है अग्रेसिव है। कांग्रेस को लग रहा है कि ये जो 70, इस बार तुम अगर पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए तो इस बार 70 के बदले कोई चर्चा कर रहा था 40 सीट पर लड़ने की कांग्रेस की बात हो रही थी, 30 सीटों पर लड़ने की बात हो रही थी। बात ये हो रही थी कि कांग्रेस तो चुनाव जीतिए नहीं पाती है, इसको सीट देकर फायदा क्या है। ठीक है, तो इस तरह की बातें राजद के लोगों द्वारा और सीपीआईएमएल के लोगों द्वारा ये बात की जा रही थी बिहार में। अब इन सब बातों के बाद राहुल गांधी ने नाले पर दाला मारा है। दाला ये मारा कि बिहार में जिस कन्हैया कुमार को लालू यादव लगातार जो है 2020 से ले 19 से ही रोक के रखे थे कि नहीं, किसी कीमत पर इसको नहीं आने देंगे, क्योंकि अगर ये आ गया अगर तो तेजस्वी यादव को नुकसान होगा। तो उस लालू प्रसाद के उस इच्छा पर राहुल गांधी इस बार पानी फेरने पर उतारू है। ठीक है, राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि हम किसी भी कीमत पर जो है इस बार कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, 70 तो चाहिए ही चाहिए, 70 सीट भी चाहिए तो मनपसंद का चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि पिछले बार प्रदीप जी जो प्रभारी है कांग्रेस के, वो तो कहते हैं कि अब हम बी टीम बनकर नहीं, महागठबंधन में ए टीम बनकर चुनाव लड़ेंगे। ए टीम का मतलब है कि भाई सीएम का फेस कौन होगा ये कांग्रेस तय करेगी, कितनी सीटें किसको मिलेंगी ये कांग्रेस तय करेगी। और ये जो कांग्रेस ने नया फ्लेवर कलेवर अपना दिखाना शुरू किया है, हम कन्हैया से ही बात को रखना चाहेंगे कि कन्हैया के जरिए कांग्रेस की जो तैयारी कर रही है, आपको क्या लगता है कितना गंभीर मुद्दा कांग्रेस बन पाएगी बिहार में? आरजेडी और तेजस्वी को कितना चुनौती दे पाएंगे कन्हैया कुमार अपने दम पर? देखिए अर्पिता, कन्हैया कुमार केवल आरजेडी के लिए खतरा नहीं है, बल्कि कन्हैया कुमार कांग्रेस में भी जो कई नेता हैं,
लगातार जो 20 वर्षों से लगातार कांग्रेस पर कब्जा करके बैठे हुए लोग हैं कांग्रेस पार्टी में बिहार में, उन लोगों के लिए भी कन्हैया कुमार खतरा है। और इसीलिए ये सभी लोग चाहते नहीं कि कन्हैया कुमार बिहार में आए। और दूसरी तरफ अगर ये बात अभी ये प्रारंभिक अवस्था में है, ठीक है, इसीलिए लेकिन अगर कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में स्थापित हुआ अगर अर्पिता, तो एक बात मान के चलिए कि केवल राजद नहीं, कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए नहीं, बल्कि जनता दल यू, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जैसे जितने भी नेता हैं, ठीक है, या वामपंथी दल, सबके लिए खतरा है आपका कन्हैया कुमार। मतलब बिहार के युवा कन्हैया कुमार को लीडर मान सकते हैं। जो बिहार के युवा तेजस्वी यादव या चिराग पासवान जैसे युवाओं में अपना भविष्य का नेता या भविष्य का मुख्यमंत्री देखते थे, वो लीडरशिप देखते थे, अगर कन्हैया कुमार पूरी शिद्दत से बिहार में आते हैं तो तेजस्वी साइडलाइन हो जाएंगे, चिराग पासवान भी साइडलाइन हो सकते हैं, और बाकी नेताओं का तो जिक्र नहीं करेंगे कि युवा चेहरे, यही तो बड़े चेहरे जो फिलहाल युवाओं में काफी पॉपुलर है। कन्हैया कुमार का ये राजनीति में जो एंट्री है, प्रदीप जी मान लेते हैं कि ठीक है कांग्रेस अपनी 70 सीटों के लिए कन्हैया को बिहार में ला रही है, लेकिन कन्हैया की भी तो अपनी राजनीति है, कन्हैया की भी अपनी राजनीतिक इच्छाएं हैं। अब लगातार वो कोशिश करते रहे कि वो बिहार आए, लेकिन आपने ठीक कहा कि आरजेडी 2020 से कन्हैया को रोक कर रखी हुई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। 16 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक पूरे बिहार में पश्चिमी चंपारण से कन्हैया कुमार जो यात्रा निकालेंगे, बिहार को नौकरी दो, मतलब यात्रा का कि युवाओं के बीच में जाएंगे, अपने समाज के लोगों के बीच में जाएंगे, और इस यात्रा में शायद आप गौर करेंगे कि जो प्रशांत किशोर की यात्रा है उसका भी एक टकराव हो सकता है। तो ओवरऑल बिहार के युवाओं का रोल मॉडल कौन बनेगा? प्रशांत किशोर, कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, कौन होगा? देखिए ये तो अभी अर्पिता भविष्य के गर्भ में है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि देश की राजनीति जो है ध्रुवीकरण पर चलती है। चुनाव विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर चुनाव कम जीते जाते हैं, चुनाव जीता जाता है ध्रुवीकरण के सहारे। चाहे आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक देख लीजिए, बिहार की राजनीति को भी 1947 से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक आप अगर गौर से देखेंगी तो राजनीति में ठीक है कि एक विकास का मॉडल, रोजगार का मुद्दा, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, आतंकवाद का मुद्दा, कई मुद्दे होते हैं, लेकिन अंततोगत्वा जो चुनाव लड़े और जीते जाते हैं वो होता है ध्रुवीकरण के सहारे। मतलब आप किस वर्ग को किसके खिलाफ खड़ा कर देते हैं और उसमें आपका अंकगणित या केमिस्ट्री, आपके वोट बैंक को कितना आप एड्रेस कर पा रहे हैं, उसके आधार पर चुनाव का परिणाम निर्भर करता है। तो अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे अगर, तो सबसे बड़ा परिवर्तन क्या आएगा कि मैंने कहा ना कि ये रोजगार का मुद्दा, ये नौकरी यात्रा, ये बहाना है, निशाना केवल चुनाव है, ठीक है। चुनाव इसलिए निशाना है कि देखिए 2-3 अंतर आया है 2000 अभी 6 महीने के अंदर में। एक तो आप केवल बिहार नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, कांग्रेस जब से कांग्रेस पार्टी को 52 से 99 का फिगर बना है, ठीक है, लोकसभा में, तब से थोड़ा राहुल गांधी के अंदर आक्रामकता है, ये नंबर 1। नंबर 2, अरविंद केजरीवाल के हार के बाद राहुल गांधी का उत्साह बढ़ गया है, ठीक है। तीसरा बात क्या है कि राहुल गांधी को अब ये लग रहा है कि नहीं, अब वो समय आ गया है जब बीजेपी का मुकाबला करने के लिए, आप बीजेपी को हराने के लिए आप दूसरे दल पे निर्भर रहने के बजाय कांग्रेस को ही इतना मजबूत कीजिए और बीजेपी के पैरेलल खड़ा कीजिए, यही एकमात्र समाधान है। तो ये 3-4 बातें हैं जो राहुल गांधी को शायद लगता है ऐसा है कि समझ में आया है, इसीलिए राहुल गांधी जिस अभियान पे निकले हैं, आपने देखा गुजरात में है आज, तो गुजरात में बयान क्या है राहुल गांधी का? राहुल गांधी का बयान है कि हमारी पार्टी में जो है आरएसएस और बीजेपी के लोग घुसे हुए हैं, ठीक है। ये एक अलग विषय है जिस पर हम लोग एक बार अलग से चर्चा कर सकते हैं कि कौन है आरएसएस का आदमी कांग्रेस पार्टी में और कौन है बीजेपी का आदमी, ठीक है, इस पर एक अलग बहस हो सकती है। लेकिन सच्चाई ये है कि राहुल गांधी आक्रामक मूड में है
और कांग्रेस पार्टी के हर स्क्रू को वो टाइट करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में कन्हैया कुमार बिहार में कांग्रेस का पोस्टर बॉय बनाने का प्रयास राहुल गांधी का लगभग है, और उस प्रयास से एक तरह से तेजस्वी यादव बेचैन है। इस बात में कहीं कोई शक नहीं है, बेचैनी आ गई है तेजस्वी यादव में, इसीलिए अब जो है अंट संठ भी बक रहे हैं। अब विधानसभा में देखिए ना, बहस का स्तर क्या हो गया है। अब जिस स्तर की बहस हो रही है, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, संजोग है कि अभी तक तेज प्रताप यादव उस बहस में नहीं आए हैं, नहीं तो और बहस का स्तर थोड़ा नीचे जाता। ठीक है, तो ये केवल मीडिया में माइलेज लेने के लिए है, मीडिया में स्पेस को कब्जा करने के लिए, जिससे कि मीडिया का अटेंशन कन्हैया कुमार और राहुल गांधी से हटकर जो है तेजस्वी यादव पर बने। ठीक है, तो इसका प्रयास है। इससे ये नीतीश कुमार पर लगातार हमला हो रहा है, सम्राट चौधरी पर लगातार हमला कर रहे हैं, जिससे कि मीडिया तेजस्वी यादव की तरफ आकर्षित हो। लेकिन नीतीश कुमार भी तो कच्ची गोली नहीं खेले हैं भाई, उनको भी तो पेट में दाते हैं, तो वो तो ऐसा भिंगा भिंगा के मार रहे हैं माँ बेटा को। ठीक है, कि जिसका असर जो है उल्टा पड़ जा रहा है तेजस्वी यादव पर। तो यही स्थिति है। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। तो कुल मिला के देखा जाए प्रदीप सर कि कन्हैया कुमार जिस तरीके से अब बिहार की इस चुनावी यात्रा पर निकलेंगे, जो सीधे सीधे युवाओं से बातचीत का एक जरिया बनेगी, जो सीधे सीधे युवाओं के मुद्दों को उठाने का जरिया बनेगी, और बिहार के युवा नेताओं को सबसे बड़ा चैलेंज देने का जरिया बनेगी। अब देखिए, वैसे तो ये यात्रा पश्चिमी चंपारण से होते हुए पटना पहुंचेगी, लेकिन कन्हैया कुमार बिहार के कई हिस्सों में पॉपुलर है, और राजधानी में आकर वो इस यात्रा को वो संपन्न करेंगे। तो चुनावी शंखनाद इस यात्रा के जरिए करने जा रहे हैं। अब बाकी दल इसको लेकर किस तरीके से विरोध में खड़े होंगे, क्या क्या बातें रखेंगे, वो भी एक मुद्दा है। जी सर। नहीं, मैं कह रहा था, केवल आपने जब मुद्दों की बात की ना अर्पिता, तो मैंने कहा कि जहां से छोड़ा था मैं कंटिन्यू कर दूं आपको। देखिए, मुद्दों के आधार पर मैंने पहले रिपीट कर रहा हूं, मुद्दों के आधार पर चुनाव नहीं लड़े और जीते जाते। कन्हैया कुमार सफल इसलिए होंगे कि कन्हैया कुमार के नाम पर तेजस्वी यादव की तुलना में ज्यादा बड़ा ध्रुवीकरण होगा। जानते हैं ना, चुनाव में जो पोलराइजेशन होता है और फिर जो काउंटर पोलराइजेशन होता है। ठीक है, प्रदीप जी, तो मेरा बस तो इतना कहना था कि जिस तरीके से कोई ना कोई मुद्दा हर राजनीतिक दल या नेता एक पकड़ता है, क्योंकि बिना मुद्दे के आप कैसे जाएंगे जनता के बीच में। तेजस्वी ने भी रोजगार का मुद्दा पकड़ा, तेजस्वी ने भी रोजगार का मुद्दा पकड़ा, और कन्हैया कुमार ने भी रोजगार का मुद्दा पकड़ लिया। तो ये तो डबल अटैक हुआ ना तेजस्वी पर, कि मुद्दा भी वही छीन रहे नौकरी वाला। जिस नौकरी 20 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, यही बोलते बोलते कितना तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार किया। और अंतिम में लोकसभा चुनाव में आप देखिए कि बाद में ये भी कहा कि देखिए हमने 5 लाख युवाओं को नौकरी दे दिया, हम रहे तो बिहार में बहार रही है, नीतीश कुमार के रहने पर कोई बहार नहीं होती, कोई नौकरी नहीं मिलती। अब वही नौकरी का मुद्दा सबसे ज्यादा बिहार को नौकरी दो, ये टाइटल भला कन्हैया कुमार को लेने की क्या जरूरत थी? इसीलिए जरूरत है क्योंकि उनको पता है कि हमें टारगेट कहाँ करना है, हमें टारगेट आरजेडी पर करना है, क्योंकि हमें 70 सीटें लेनी है, हमें 70 सीटें लेनी है। लेकिन इसके अलावा कांग्रेस के लिए जो आपने तमाम बातें रखी, वो भी बातें बड़ी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस कैसे दिल्ली के बाद बिहार में एक अपनी जमीन को खुद के स्तर पर मजबूत करके बीजेपी से भिड़ना चाहती है। कुल मिलाकर सबका मकसद तो चुनाव है ही। अब मुद्दे आप कोई भी उठा लीजिए, मकसद तो चुनाव है ही। ठीक है प्रदीप जी, इस चर्चा को रोकते हैं। एक लाइन मैं केवल दर्शकों के लिए बताऊं एक चीज। देखिए, मैंने कहा ना आपको, मुद्दे बहाना है। मैंने कहा कि कन्हैया कुमार स्वयं में मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी वही कहना है। जब कन्हैया कुमार बिहार के राजनीतिक मैदान में आएंगे और कांग्रेस के ड्राइविंग सीट पे रहेंगे, तो मुद्दा शुरू हो जाएगा जेएनयू से, मुद्दा शुरू हो जाएगा। मतलब याद है ना, मैंने अफजल गुरु की बरसी का मुद्दा आएगा, उसके बाद मुद्दे आएंगे भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, फिर सीएए का मुद्दा आएगा। तो इसीलिए कन्हैया मुद्दे को लेकर एक अलग से चर्चा जरूर करेंगे। ये जो मुद्दे वाली बात है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कैसे एक व्यक्ति जिसका नाम कन्हैया कुमार है, अगर वो बिहार के राजनीति में एंट्री लेता है तो सीधे सीधे जातिगत राजनीति ध्रुवीकरण की ओर कैसे बढ़ती है, और अपने आप में कैसे कन्हैया एक मुद्दा बन जाते हैं और चुनाव में इतने प्रभावी हो जाते हैं। ये एक अलग से हम चर्चा जरूर करेंगे, इसकी गहराई को भी भापेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत के लिए।